आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम आपको शॉर्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है यदि एक नंबर है उसको हमने डिवाइड किया किसी डिवाइजर से, ठीक है, यानी कि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित कर रहे हो, तो जो रिमाइंडर है यानी कि जो शेषफल है वो 16 आता है। यदि उस नंबर को डबल कर दिया जाता है, यानी कि आपने नंबर को जो ओरिजिनल नंबर था उसको 2 गुना कर दिया, लेकिन जब आप डिवाइड कर रहे हैं वो सेम डिवाइजर है, मतलब कि उसी भाजक से यदि मूल संख्या के दुगने को विभाजित किया जाता है, उस केस में रिमाइंडर 3 आता है, यानी पहले रिमाइंडर 16 बाद में रिमाइंडर 3। तो बताइए कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर यानी भाजक क्या है। तो आप बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूं कि करते कैसे हैं इसको। आपने बोला कि रिमाइंडर जो भी दे रखा है, मुझे 16 दे रखा है, रिमाइंडर को डबल किया तो आपने इसको भी डबल कर दिया, 32 आ गया। अब 32 में से 3 रिमाइंडर यानी जो बचा हुआ था वो जरूर भाजक से डिवाइड हो गया होगा, यानी कि डिवाइजर से कट गया होगा। अब इसके पीछे की मैथ्स 29 आंसर है, इसके पीछे की मैथ्स भी आपको समझा देता हूं। इसके पीछे की सिंपल मैथ्स ये होती है कि रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि डी और ये स्मॉल डी, क्यू और आर, यानी कि आपने बोल दिया डिविडेंड जो है वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस आर, यानी इस केस में मान लो मेरा कोई डिवाइजर है, यानी कि कोई भी जो ओरिजिनल नंबर है वो मैंने डी से डिवाइड किया, कोई कोशेंट आ गया और रिमाइंडर 16 है। तो जब मैं इसको 2 गुना करूंगा तो आप बोलोगे यहां पर 2d क्यू, क्योंकि 2 गुना कर दिया तो 2d, और यहां पे 32 आ गया। यानी अब 32 अभी भी आप क्या कर रहे हो, सेम डी से डिवाइड कर रहे हो इसको, जो पहले था उसी से, तो ये तो पूरा कट जाएगा। यानी कि इसमें से अगर 3 बचता है तो ये जो 29 है, यानी कि जो डी है या तो वो खुद 29 है या फिर 29 का फैक्टर है। अब 29 एक प्राइम नंबर है तो इसका कोई फैक्टर नहीं होगा एक के अलावा, तो सिर्फ 29 ही वैल्यू हो सकती है। ये इसके पीछे का कंसेप्ट होता है। अगली बारी जब भी क्वेश्चन आए आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी कर सकते हैं कि जो रिमाइंडर के साथ छेड़छाड़ हो रही है वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए 2/3 ऑफ द पार्ट ऑफ एन आइटम सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 6%, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम 3% के लॉस पे बेच रहे हैं। यदि टोटल प्रॉफिट 540 आता है तो बताइए कॉस्ट क्या है उस आइटम की। यानी कि आप कह रहे हैं कि किसी वस्तु के 2/3 भाग को 6% लाभ पर बेचा गया और शेष भाग को 3% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 540 है तो वस्तु की कुल लागत बताइए, यानी उसकी कॉस्ट बताइए। आपने बोला 3 में से 2/3 मतलब 2 और बचा हुआ 1, इस 2 पे आपने बोल दिया कि प्रॉफिट है 6% का, प्रॉफिट मतलब प्लस 6% का प्रॉफिट, ठीक है। और यदि मैं बोल रहा हूं यहां पर लॉस है 3% का, तो यहां पे 3% का लॉस। अगर मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो मैं बोलूंगा 2 तरीके हैं, आप सीधा वेटेड एवरेज कर दो, 2 × 6 और 1 × 3। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि लॉस था, डिवाइडेड बाय 3, तो ये 12 में से 3 चले गए 9, यानी 9/3, यानी कि 3% पॉजिटिव। तो ओवरऑल 3% का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, जिसकी रियल वैल्यू कितनी दे रखी थी 540, तो 1% की वैल्यू 180, तो 100% की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको 18,000 हो गया। एक पाइप है जो 15 मिनट में एक टैंक भर सकता है, और एक और पाइप है जो सेम टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो बताइए कितना समय लगेगा यदि पूरे खाली टैंक को भरना है और दोनों पाइप एक साथ साइमल्टेनियसली ओपन किए जाते हैं। आपने बोला कि वर्क का मतलब होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। यदि मान लीजिए हमने पहले वाले का एफिशिएंसी मान लिया ए, पहले वाले पाइप का, और समय मान लिया 15, और दूसरे वाले की एफिशिएंसी मान ली मैंने बी, लेकिन ये खाली करता है इसलिए नेगेटिव में आएगा, डैश लगा दो, और ये करता है 20 मिनट में। तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि यहां पे एक ऐसा नंबर ले लेता हूं मैं, जैसे 15 और 20 दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी आपने बोल दिया 60 ले लो, तो इसकी एफिशिएंसी 4 है और इसकी एफिशिएंसी -3 है। -3 किस लिए, क्योंकि ये डिस्ट्रॉयर है, ये पानी निकालता है, ये काम को खराब करता है। तो अब आपने बोला कि यदि मुझे समय चाहिए तो टाइम कितना होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। पूरा काम करवाना है, 60 यूनिट जो मैंने काम माना था वो दोनों मिलके कर रहे हैं एक साथ, तो 4 भी लगा हुआ है और ये 3 भी, तो आपने बोल दिया 60 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि आपको सीधा सीधा 60 मिनट लगेंगे। आंसर ये है। अनुज ने कुछ पैसे लगाए स्कीम पर 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, उसे 12% सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे लगाए 3 साल के लिए, कुछ भी पैसे लगाए। इसके अलावा उसने क्या किया, 3 गुना पैसे जो पहले लगाए थे उसके 3 गुना पैसे एक और स्कीम पर, दूसरी स्कीम पर लगाए 2 साल के लिए।
यदि दोनों से मतलब दोनों सिंपल इंटरेस्ट है और दोनों स्कीम से उसको जो मिलता है वो सेम इंटरेस्ट मिलता है, इसने बोला कि इफ ही हैज अर्न द सेम सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द स्कीम, तो आप बताइए कि सेकंड वाले में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप सीधा बोल सकते हैं कि यदि मान लीजिए मैंने पहले वाले में 12% 3 साल, यानी 12% 3 साल का मतलब है 36% उसको इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट, तो 12 12 12 तीनों साल सेम मिलेगा 36%। और दूसरे वाला जो है वो अमाउंट है 2 गुना, अमाउंट इसने बोला ना कि इसने 2 गुना, अच्छा 3 गुना अमाउंट लगाया और उसने बोला सेकंड स्कीम पर और 2 साल के लिए। तो आपने बोला कि अगर मैं बोल रहा हूं दूसरी वाली स्कीम 2 पे कि 3 गुना पैसे लगाने हैं और 2 साल के लिए लगाने हैं, तो कितना रेट लिखे ताकि 36% के बराबर हो जाए। तो आपने बोल दिया यहां पे 6 है तो यहां पे आपको 6% ही लेना पड़ेगा, तो 6% आंसर है। आपको प्रिंसिपल यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा परसेंटेज पे इंटरेस्ट पे काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपने बोला कि द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एज और 3 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी, मतलब ए की प्रेजेंट एज मान लो ए है, इसका 2 गुना, और बी की प्रेजेंट एज मान लो बी है तो उसका 3 गुना कर दिया, तो टोटल मिला के 106 साल हो गए। यदि 4 प्रेजेंट एज ऑफ बी का 4 गुना, यानी कि प्रेजेंट एज बी की बी थी, तो इसका 4 गुना जो है वो बड़ा है 4 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एक्सीड द 3 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए 11 साल। तो आप बताइए व्हाट विल बी द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद, यानी ए और बी निकाल के उसमें 4 साल इधर 4 साल इधर, यानी कि 8 जोड़ देंगे, ये वो पूछ रहा है। तो आपसे 2 इक्वेशन बोल दी, आपने बोल दिया इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर मान लीजिए यहां पर आपने लिख दिया कि 3b प्लस 2a बराबर 106, ये इक्वेशन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को 2 से कर दो, यानी 8b माइनस 6a बराबर 22, और नीचे वाले को 3 से कर दो, यानी कि 9b प्लस 6a, और 3 से करते ही 318। अब सीधा सीधा आप जोड़ दीजिए, इससे कट गया, यानी कि यहां पर आ गया 17b बराबर, अगर आप इसको करेंगे तो 340, यानी b की जो एज आएगी वो 20 आएगी। अब किसी भी एक में पुट कर दो, जैसे b की वैल्यू जो है वो 20 है, तो यहां पे 80 और यहां पे 80 में से 11 चले गए और यहां पर 3 आ गया, यानी कि 69 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि आप बोल रहे हो कि 23 एक ही है। तो दोनों का अगर प्रेजेंट पूछते तो 20 और 23 43 आ जाता, लेकिन 4 साल बाद इसकी और 4 साल बाद इसकी, यानी 4 साल और 4 साल जुड़ेंगे, यानी कि 8 साल और जुड़ेंगे। सवाल का आंसर है 51। इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, सिंपल एग्जाम ओरिएंटेड मेथड है ये। देखिए 8 डिजिट का एक संख्या है जिसको 88 से डिवाइड किया जाता है, तो 3x प्लस 2y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। 88 का मतलब है कि कोई चीज 8 और 11 दोनों से डिवाइडेड है तो वो 88। 8 का मतलब है मुझे लास्ट की 2 की पावर 3 है, यानी लास्ट की 3 संख्या उठानी है। तो आपने बोला लास्ट की 3 संख्या कितनी है, 9y और 4। जैसे ही आप इसको 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, बच गया आपका 1, तो आपने बोल दिया हम जाएंगे 8 दूनी 16 पे और फिर लास्ट में 24, यानी कि y की वैल्यू 8 ले लो। कैसे, जैसे ही 984 हो जाएगा तो आप तुरंत बोलोगे कि ठीक है बात सही है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर 8 के 24, और 8 जो है वो एक बड़ी संख्या भी है, तो y की वैल्यू फिक्स हो गई। अब 11 से देख लेते हैं, तो आपने बोला 3x 5 4 7 9 8 और 4 लिख दो। 11 का मतलब है मैं कंसेक्यूटिव जोड़ूंगा, अल्टरनेटिव वाले, यानी कि यहां से आप इसको जोड़ दो और ये जोड़ दो, 8 17 प्लस x, और यहां पे 15 और 20 और 23, तो आपने बोल दिया 17 प्लस x 1 है और 23 1 है, माइनस कर दो, यानी कि 6 माइनस x, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 करने के लिए आपने बोल दिया x की वैल्यू 6 ले लो। तो जैसे ही x की वैल्यू 6 आ गई तो हमारे को x भी पता चल गया, 3x यानी कि 18, और आपने बोल दिया 2y का मतलब कितना है, 8 दूनी 16, यानी कि आपका आंसर आ गया, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 34, आंसर आ गया 34। आपने बोला किसी 2 अंकों की संख्या का अंक योग 12 है, तो जैसे आपने 12 बोला तो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है उसका 12 आना चाहिए।
तो आप बोलोगे यार इसको जोड़ते ही 13 आ रहा है, इसको जोड़ते ही 13 आ रहा है, इसको जोड़ते ही 9 आ रहा है, इसको जोड़ते ही 12, तुरंत आंसर डी। लेकिन जरूरी नहीं है हर बार ऐसे ही आएगा, तो सवाल हम आगे भी पढ़ते हैं कि क्या पता दो संख्या 12 आ रही हो तो फिर आगे पढ़ लो। आपने बोला कि अंकों का परस्पर बदलने, मतलब कि आपने बोला कि जैसे एक्स वाई है वो, तो वाई एक्स बना दो, ठीक है। तो जैसे ही बदलोगे तो पहली संख्या दूसरे से 18 फालतू हो जाएगी। तो आपने बोल दिया फिर हम दोबारा से ऑप्शन पे जाएंगे कि जैसे अब 57 है, इसको बदल दिया तो 75 हो गया, इनके बीच का डिफरेंस 18, तो आंसर आ गया। 20% पॉपुलेशन है वो युद्ध में मर गई, ठीक है, और जो बची हुई पॉपुलेशन है उसमें से 5% एपिडेमिक में मर गए, ठीक है। और यदि वर्तमान की पॉपुलेशन इतनी है, आपने बोला मान लीजिए हम शुरुआत में बोल रहे हैं, शुरुआत में पॉपुलेशन एक्स थी, तो यदि 20% खत्म हो गई तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 में से 1 खत्म हो गई तो बची कितनी, 4/5। अब ये बची हुई है, बची हुई में से 5% फिर मर गए, 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 में से 1 खत्म हो गए तो बची कितनी, 19/20। तो ओवरऑल इतनी बची जिसकी वैल्यू लिख रखी है 15200। तो आप सीधा बोलोगे इसको काटोगे तो 800 आ गया, इसको काटोगे 2, तो आपका सीधा आंसर आ गया 5 दूनी 10 और 20, यानी कि एक्स की वैल्यू हो गई 20,000। सॉल्ट, तुरंत आंसर। 5,000 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या जो 5, 6 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेषफल छोड़ देती है। आपने जैसे ही सवाल पढ़ा आपने बोला जो भी चीज 5 से भाग हो जाती है वो या तो 0 से एंड होती है या फिर 5 से एंड होती है, और अगर 0 से या 5 से एंड होती है और भाग 4 देती है तो या तो वो 4 से एंड होगी या फिर वो 9 से एंड होगी। ऑप्शन में देखो आपने बोला या तो 4 से या एंड से, 4 से कोई भी नहीं है, 9 से है, तो बी आंसर हो गया। तुरंत, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर। आपने बोल दिया वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेषफल बचता है। यानी कि ऐसी संख्या कि अगर 1657 में से 6 घटा दो यानी 1651, और अगर 2037 में से 5 घटा दो यानी 2032, जो भी संख्या है ना वो इसको पूर्णतः विभाजित करती है, ऐसा बोल रहा है। तो आप तुरंत बोलोगे कि 0 से एंड होने वाली 1 पे ये कभी भी नहीं करेगी। कोई भी संख्या अगर 0 से अंत में आ रही है तो उसका अंत भी 0 से होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि ये दोनों नहीं हो सकती। फिर आपने बोला 5 वाली भी 5 या 0 से अंत होना चाहिए, क्योंकि 5 की मल्टीप्लीकेशन भी आप बोल रहे हो या तो वो 5 से एंड होती है या 0 से होती है, 5 या 0 से नहीं है, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बच गया, सी आंसर है, तुरंत आंसर। इनकम रमन की इतनी है और उसने इतना बचा लिया, यानी कि जो सेविंग है वो 1/8 है, ऐसा उसने बोला। तो आपने बोल दिया कि यदि 8 कमाता है तो 7 खर्च करता है और 1 बचा लेता है। तो यदि इनकम 18% से बढ़ती है, एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ती है, तो सेविंग कितने से बढ़ेगी? तो आपने बोल दिया इसमें प्योर एलिगेशन लगा दो कि एक्सपेंडिचर इधर है, सेविंग इधर है, ये बढ़ रही है आपकी एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ रही है, 20% से, इसका नहीं पता लेकिन ये 18% से। तो आप बोलोगे ये दूरी 1 की और ये दूरी 7 की, तो 1 की वैल्यू 2 है तो 7 की वैल्यू 14 हो गई। यानी अगर 20, 18 में से 14% चले गए 4%, यानी जो सेविंग है वो 4% से बढ़ती है। सेविंग है कितनी, 1/8 है, कितने की, 45,000 की। तो 45,000 का 1/8 अगर आप निकाल रहे हो उसका 4% करना है। 4% मतलब आप बोल रहे हो 0.04। तो हमने सीधा सीधा बोल दिया अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 180 और कुछ 0 है, 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16 और फिर 20, 8 दूनी 16 और 5 यानी कि 225। डेसिमल को मैंने अवॉइड कर दिया, 225 से बढ़ेगी तो इंक्रीज बाय 225। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 40% कम है, यानी अगर वॉशिंग मशीन और टीवी की बात करें, टीवी 5 रुपए का है तो वॉशिंग मशीन 3 रुपए का है, क्योंकि 40% का मतलब होता है 2/5। तो अगर ये 5 है तो 2 कम कर दिया, आपने बोला ठीक है। यदि वॉशिंग मशीन की जो कीमत है वो 18% से बढ़ानी है और जो टीवी की कीमत है वो 10% से घटानी है, आपने बोला ठीक है। और अगर टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा, 5 वॉशिंग मशीन लेनी है 2 टीवी, तो आप सीधा सीधा वेटेड एवरेज लगा दो। आपने बोला 3 रुपए की वॉशिंग मशीन है, लेट से 3 यूनिट की है और 5 वॉशिंग मशीन है और ये 18% से बढ़ गया। और यहां पर आपने बोल दिया 5 यूनिट की टीवी है और ऐसे 2 लेने हैं और ये -10%। तो आपने तुरंत बोला कि अगर इसको काटेंगे 5 से 5 कट गया तो 18 3 54
और यहां पर -20 डिवाइडेड बाय, अगर आप रेशो निकालोगे तो 3 और 2 5, यानी कि आपको पता चल गया 34/5, और ये कितना आ गया 6.8% ओवरऑल। इंक्रीज प्लस है तो इंक्रीज 6.8%, डी ऑप्शन आंसर। एक इलेक्शन हुआ दो लोगों के बीच में, 75% लोगों ने वोट डाला, जिसमें से 2% इनवैलिड हो गए, और कैंडिडेट को 9261 वोट मिले, जो कि वैलिड का 75% है। यानी कि 9261 क्या है, 9261 है आपका वैलिड का 75%। 75% मतलब 3/4, और वैलिड कितना है, मान लो टोटल वोट x है, और टोटल वोट्स का 3/4 यानी 75% प्रेजेंट था। अब 3/4 का भी 98% वैलिड है। तो आपसे पूछा गया लास्ट में x की ही वैल्यू पूछी है। सबसे पहले आप 9 से काट दो, 9 एकम 9, 0, 9 दूनी 18, 9 निम 81। उसके बाद आपने बोल दिया कि अगर मैं इसको 7 कर दे, 49 कर दो, और यहां पे 2 कर दो, फिर 7 से काट दो, 7, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, और 7 से फिर चला गया 7 फिर यहां पे 2 21, 21 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 इंटू 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16800। ये आपका आंसर है। एक दुकानदार 18 प्रति किलोग्राम में गेहूं खरीदता है और 20 प्रति किलोग्राम में बेच देता है, यानी कि 18 में खरीद के 20 में बेच देता है। लेकिन वो क्या करता है, 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम देता है, यानी कि एक तो यहां प्रॉफिट हो रहा है, और जेब से उसके 9 यूनिट जा रहा है, यानी 900 ग्राम, और पैसे 10 यूनिट के आ रहे हैं। तो आप तुरंत बोल दोगे, अगर इसको सॉल्व करें हम, तो यहां पर कितना आ गया 10 और 9, यानी कि कोई चीज 81 की 100 रुपए में बेची जा रही है, यानी 19 का प्रॉफिट है 81 पे इंटू 100। तो सीधा सीधा आप निकालोगे यहां पर 81 दूनी, देखो ये कितना चला गया 162, 190 और 162, यानी कि 38, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी ये वाला आंसर है बी। आपने बोला एक आर्टिकल को 28% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस में 50 रुपए की वृद्धि और सेलिंग प्राइस में 18 रुपए की कमी करी जाती है, तो प्रॉफिट सिर्फ 11.6% रह जाता है। आप मान लीजिए सीपी आपका 100x, एसपी आपका 128x, इसमें 50 रुपए की वृद्धि कर रहे हो और इसमें 18 रुपए की कमी कर रहे हो, तो जो ये रेशियो है, क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं, सीपी और एसपी पे, तो ये रेशियो ऐसा हो जाता है कि 100 पे 111.6, यानी पॉइंट हटा दो यहां पर 0, ठीक है। 50 से काट देता हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 20 है, ठीक है। 2 से इसको काट देता हूं, 2 पंजे और 8, यानी 55.8 हो गया, 0 हटा दो, तो ये 128x माइनस 18, और 2 से करेंगे तो वही 111.6x, और यहां पे 55.8। तो यहां पर अगर आप इसमें 18 जोड़ दोगे तो कितना आ गया 0.8 और 73.8, और इसमें इधर कर दोगे 128 में से अगर मैं 111.6 माइनस करता हूं तो यहां पे 4 है, 7 में से 1 चलेगा, तो 16.4x, तो 16.4x, तो x की वैल्यू कितनी है, 16 पंजे 80 होता, तो 5 से तो जाएगा नहीं, 5 से कम। 2 ऑप्शन है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो 16.4 को 4.5 यानी 9/2 से करके देख लो, लगभग 4.5 ही होगा, वरना फिर ये आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपने बोल दिया 8.2 और 9 दूनी 18, बिल्कुल ठीक है, 8 नहीं 72, 73 पॉइंट, यानी कि आपको पता चल गया 450 वाला आंसर है। डेसिमल टेक केयर हो जाएंगे। बेहतरीन सवाल कि एक टेबल को और एक स्विंग को दोनों को इतने रुपए पे बेचा जाता है, यानी कि एसपी दोनों का बराबर है, पहले वाले का भी दूसरे वाले का भी। एक को 8% प्रॉफिट पे, दूसरे को 8% लॉस पे बेचा जाता है। तो ओवरऑल हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बोलोगे कि ओवरऑल लॉस ही होता है। तो कितना होता है, -x² का लॉस होता है। माइनस का मतलब लॉस, तो -8 का मतलब 64/100, यानी कि 0.64 का लॉस, ये वाला आंसर। कि एक आदमी ने कुछ ऑरेंज खरीदे इस रुपए के, तीन खरीदे 1 रुपए के हिसाब से, और कुछ और खरीदे 2 खरीदे 1 रुपए के हिसाब से, तो पर डजन कितने का बेचेगा अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए। दोनों को बराबर लो आप, यानी कि पर डजन का मतलब है 6 पहले वाले लो, 6 बाद वाले लो। तो आपने बोला पहली चीज है कि 3 1 रुपए के हिसाब से और 2 1 रुपए के हिसाब से। बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 रुपए के और इसको 3 से, यानी 3
3 दूनी 6, यानी यहां पे भी 6 3 रुपए के, तो 6 ये खरीदे, 6 ये खरीदे, यानी कि 12 जो खरीद लिए 5 रुपए के। तो 12 आपने 1 दर्जन 5 रुपए के खरीदे, इस पे आप 20% का प्रॉफिट चाहते हो, तो 5 रुपए की चीज 20% प्रॉफिट पे चाहते हो तो 6 रुपए की बेच दो, क्वेश्चन खत्म। कि इतने रुपए डिवाइड हुए एबीसी में इस तरीके से हुए कि ए और बी और सी का कंबाइंड शेयर 3 और 5 है, और सी और ए और बी का कंबाइंड शेयर 5 और 7 है। आपने बोला यहां पे भी एबीसी है, यहां पे भी एबीसी है, 3 और 2 5 यानी कि 8 है, और यहां पे 12। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, बराबर होने चाहिए भाई, तीनों एबीसी इधर है, एबीसी इधर है, तो बराबर होने चाहिए। तो इसको भी 24 बना दो, इसको भी 24, तो 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई है तो 10 और 14, और इसको 3 से मल्टीप्लाई तो 9 और 15। अब आपको पता चल गया कि ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू आपको नहीं पता अभी, लेकिन सी की वैल्यू 10 है। तो अगर सी की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू निकालनी है, ए 9 है, तो यहां पर 14 में से 9 चले गए 5, तो आप तुरंत समझ गए कि ये मेरा रेशो है। तो अगर मैं इन सबको 9 5 और 10 यानी कि 24 यूनिट की वैल्यू जो है वो रियल में दे रखी है आपको 4800, एक की वैल्यू 200 हो गई। तो आपसे पूछा क्या है डिफरेंस बिटवीन ए और बी, ए और बी का डिफरेंस है 4 यूनिट, यानी 4 की वैल्यू कितनी हो गई 800, 4 की वैल्यू निकालोगे तो 800, तुरंत आंसर आ गया, ये वाला मार्क कर दो। एक बैग में 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के 5x 4x और 3x इस तरीके से कॉइन है, और आपके पास टोटल 171 रुपए हैं। पैसों में बात कर रहे हैं तो पैसों में ही ले जाते हैं, यानी कि 171 100 पैसे, और हमारे हिसाब से कितने 250 पैसे ये हैं, 100 ये हैं और 30 ये हैं, यानी कि इतने पैसे हैं। तो आपने बोल दिया अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पर कितना आ गया 380, तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 19 दुनी और 19 निम, यानी एक की वैल्यू आ गई 45, यानी x की वैल्यू 45 है। तो आपको पता चल गया 50 पैसे के 5x यानी 225, ये वाला आंसर है 225, 180, 135 सॉल्व। आपने बोला सीमा और दर्शन की आय का अनुपात इतना है और इतने इतने की बचत करते हैं, और खर्च का अनुपात इतना है, तो सीमा और दर्शन की कुल व्यय यानी खर्च ज्ञात कीजिए। आपने बोला 17 और 12 है, तो यानी यहां पर आपको पता चल गया 29, तो 29 का मल्टीपल देखना है तो एक ही ऑप्शन है सी, तुरंत आंसर। या फिर अगर प्रॉपर सॉल्व करना है 29 के और भी मल्टीपल है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 17 और 12, और अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं 7 और 5, और अगर डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो ये 12 के और 9 के। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें पता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम माइनस सेविंग है। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैंने इसमें से माइनस कर दिया, या फिर ऐसे भी लिख दिया कि एक्सपेंडिचर में से इनकम चला गया, सेविंग का रेशियो आ जाता है, एक ही बात है। तो आपने बोला 17 पंजे 85 और 12 सत्ते 84, यानी एक यूनिट, 85 में से 84 चले गए एक, और यहां पर कितना है 7 नीम 63 और 12 पंजे 60, यानी कि 3000, एक की वैल्यू 3000, तो टोटल कितना पूछा है 29 को 3 से कर दो 87 के। सॉल्व। मानवी की वर्तमान आयु के 2 गुने और तन्वी की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है, यानी मान लो मानवी की m है तो उसका 2 गुना कर दो, और तन्वी की वर्तमान आयु 35 वर्ष। अब इसने बोला जो तन्वी के पिता है उनकी आयु जो है तन्वी की आयु से 3 गुना है, यानी मान लो जो उसके फादर है तो वो 3 टाइम्स ऑफ तन्वी, 3 गुना, और मानवी के भाई की आयु मानवी की आयु से 6 वर्ष अधिक है, यानी अगर मानवी का भाई बी है तो मानवी में 6 जोड़ दो, तो ये दे रखा है। अब बोला कि तन्वी के पिता और मानवी के भाई की आयु का योग, यानी इन दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको, तो 3t प्लस m प्लस 6, इसकी वैल्यू दे रखी है 56, तो आपको तुरंत पता चल गया कि 3t प्लस m की वैल्यू 50 है। अब मेरे से क्या पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इसने बोला मानवी और तन्वी की आयु का योग बताइए, तो एक इक्वेशन ये है, एक ये रही, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अगर मैं इस वाले को 2 से कर दूं तो ये आ गया आपका 60 प्लस 2m और 100, तो तुरंत आपको पता चल गया 5t की वैल्यू 65, यानी t की वैल्यू 13 है, और किसी एक में पुट कर देते हैं, इधर पुट कर देते हैं,
तो आपने बोल दिया 13 तिया 39, जैसे टी की वैल्यू 13 आ गई, तो अगर इधर पुट करोगे तो 13 तिया 39, तो एम की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है, और अगर आपसे पूछा है कि इन दोनों का योग कितना है, तो 24 साल। बहुत ही आसानी से कर सकते हो इक्वेशन के साथ। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त भी देता है तथा पूरे लेन देन में 33% का लाभ कमाता है। यदि ग्राहक 14 वस्तुओं का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आपने बोल दिया कि अगर मैं एमपी बाय सीपी कर दूं तो सबसे पहले हमें डिस्काउंट देना है 5% का। 5% का डिस्काउंट मतलब 19/20 यानी 95% बना दो। उसके बाद अगर हमें निकालना था एसपी और सीपी, ये तो हमें दे ही रखा है वैसे, लेकिन ये रेशो होता है एमपी और सीपी पे, डिस्काउंट और चीटिंग लगाते तो एसपी बाय सीपी आ जाता है। ठीक है, तो आपने बोला यदि जेब से दुकानदार के 16 आर्टिकल जा रहे हैं तो पैसे 14 के आ रहे हैं, तो जिससे ये जो बराबर हो जाएगा 33% का, यानी 100 रुपए की चीज पे 133% का मुनाफा। तो आपने बोल दिया इसको काट दो, यहाँ पे 7, यहाँ पे काट दो 2, यहाँ पे काट दो 10, यानी एमपी और सीपी का जो रेशो आ गया वो आपका 160 और 100, यानी कि जो एमपी है वो 60% अबव होना चाहिए, यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% ज्यादा होना चाहिए। सिंपल तरीका। एक आर्टिकल है वो 500 रुपए का, मतलब 500 रुपए की अंकित मूल्य वाला 25%, 8% और x% की 3 क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में बेचा गया, तो यदि उसे सिर्फ 33 प्लस x% पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी आप बोल रहे हो कि 500 रुपए की चीज है कोई, 25% का मतलब डिस्काउंट, तो 3/4 पे बेच रहे हो, 8% का डिस्काउंट मतलब 92/100 पे बेच रहे हो, और x% मतलब एक फ्रैक्शन आ गया जिससे ये आ गया 303.6। तो अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भेज सकता हूं, यहां पर आ गया आपका 5000, अगर पॉइंट हटा दोगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। यानी एफ की वैल्यू अगर है 30364 और 00, और यहां पर चाहो तो 20 से 20 भी काट दो। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3 और 92 और 50। ठीक है, तो इसको काट देता हूं, 3 से काट दो, तो यहां पे कितना आ गया 3 एकम 3, 3 एकम 3 2, 4 से काट दो, ये कितना आ गया 4, 23, 23 से काटोगे तो 23 पे कितना आएगा 23 चौक 92, फिर 44, यानी कि आपको पता चल गया 44/50। तो इसको मैं 100 और 88 भी लिख सकता हूं, यानी इसका सीधा मतलब है कि आपने 100 रुपए पे 12% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि आप ये बोल रहे हो जो x की वैल्यू है वो है 12%। तो जैसे ही x की वैल्यू 12% आई, तो अब आपसे बोला है कि अगर 33 प्लस 12 यानी 50% की 500 पे, 33 प्लस 12 50 नहीं है, 33 प्लस 12 हो गया 45, यानी 500 पे 45% की छूट देते हो, तो आप 500 की चीज को 55% पे बेचते हो। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि 275 पे हम बेचेंगे, ये आंसर है। फिर से देखिए, अगर आपने यहां तक निकाल दिया x 12, तो 33 प्लस 12 45%, तो 500 रुपए की चीज पे 45% की छूट है, तो 55% पे आप बेच रहे हो। एक व्यापारी 2 वस्तुएं x और y प्रत्येक 600 में खरीदता है और दोनों का अंकित मूल्य समान रखता है, यानी एमपी सेम है। x को 25% और 15% की क्रमिक छूट देने के बाद भी 216 का लाभ होता है। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो मेरे को एमपी और सीपी मिल जाएगा, उसका रेशो मिल जाएगा। और उसके बाद उसने बोला यदि वह y को 46% की एकल छूट पर बेचता है तो y का लाभ प्रतिशत। पहले x पे काम करते हैं। आपने बोला x के लिए एमपी बाय सीपी जो है 25% का पहला डिस्काउंट है और 15% का दूसरा डिस्काउंट है। 2 डिस्काउंट दे दिए। 25% कैसे देते हो, 1/4 कर देते हो, 3 मतलब बचा हुआ 3/4 है, 3/20 तो बचा हुआ 17/20 है, यानी कि इसको 85% बना रहे हो और इसको 75% बना रहे हो। तो अब उसके बाद अगर सीपी और एसपी का रेशियो, मतलब यहां पे एसपी और सीपी, तो आप बोलोगे ये कितना है 600 और ये 816 है। तो अगर हम इसको काटना चाहें तो तुरंत काट सकते हैं, ऐसे 17 से काट दो, 17 चौक 68 और यहां पर आपका 48 और यहां पर 16, और अगर मैं इसको भी काट दूं, इसको भी काट दूं, यहां पर कितना आ गया 30
तो यानी कि आपको पता चल गया कि अगर और भी काट दे तो 2 और 15, यानी कि सीपी और एमपी का रेशो ये आ गया, यानी कि इतने प्रतिशत मार्कअप कर दिया। एक्स के लिए भी सेम है, वाई के लिए भी सेम है, क्योंकि एमपी और सीपी दोनों का सेम है। तो अब वाई के लिए अगर एमपी बाय सीपी ऑलरेडी आपको दे रखा है, ठीक है, और इस पे डिस्काउंट केवल 46% का दे दिया, यानी इसको आप 54% बना देते हो, तो अब मेरे को एसपी और सीपी का रेशो मिल जाएगा। ये वाई के लिए है, ये एक्स के लिए चल रहा था, तो आपने तुरंत बोल दिया कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 और यहां पर आपका आ गया 18, ठीक है, 18 3 से ही काट रहा हूं मैं, ठीक है, 18 दूनी 36, 6 हासिल आई 3 और 18 3 54 57, यानी कि आपने बोल दिया कि सीधा सीधा 76 रुपए का मुनाफा है 500 पे इंटू 100, तो सीधा सीधा इसको काटोगे और 15.2 आंसर। ए और बी एक व्यवसाय में समान अवधि के लिए सेम टाइम के लिए 7 और 8 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 7% दान में दे दिया जाता है और ए का लाभांश इतना है, तो कुल अर्जित लाभ बताइए। आप मान लीजिए कि टोटल लाभ था, आप ऐसा समझ लीजिए ए को मिलते कितने हैं, ए को कितने रुपए मिलेंगे, आप बोलोगे 7/15 ये मिलेगा, लेकिन कितने का, 93% का, यानी लाभ का 93%, मान लो लाभ है एक्स, तो एक्स का 93% का 7/15 ए को मिलेगा। तो आपने बोला इसका मतलब लिखा हुआ है 12600। फिर से देखिए, लाभ अगर टोटल एक्स था जो निकालना है टोटल प्रॉफिट, उसका 93%, क्योंकि 7% तो चैरिटी में चला गया, तो बचा हुआ 93%, उसका 7/15 निकालना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप सीधा बोलोगे कि x की वैल्यू अगर आएगी 12600 और यहां पर 15, और यहां पर अगर मैं निकालूंगा फिर से 2 0 अगर इधर लिख दिया, और यहां पे 7 और 93, ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 5 और 500 हो गया, और यहां पर आपका आ गया 3 31, 7 से काटोगे 7 18, 18 बचे, यानी 9000, बल्कि 1 0 फालतू है, 1 2 3 4 और 5, 31 से डिवाइड कर दो, तो 31 से करेंगे तो सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 9, फिर ना जाने की 0, 31 दूनी 62 और 31 पंजे, ये ऐसे करके जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ये वाला आंसर, ठीक है। पी क्यू और आर 9 18 और 12 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। वह कार्य की शुरुआत इस प्रकार करते हैं, पहले पी, दूसरे दिन क्यू और तीसरे दिन आर, और इसी प्रकार बार बार आते हैं, वो पहले पी आएगा फिर क्यू फिर आर फिर पी फिर क्यू फिर आर। तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेंगे, आपने बोला समय, मान लो पी की एफिशिएंसी पी है 9 दिन में हो रहा है, क्यू की एफिशिएंसी क्यू है ये 18 दिन में काम कर रहा है, आर की एफिशिएंसी आर है और ये 12 दिन में काम कर रहा है। तो आपने मान लिया टोटल समय, टोटल वर्क 36 मान लो, तो पी की एफिशिएंसी 4 है, क्यू की एफिशिएंसी 2 और आर की एफिशिएंसी 3, तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है, इन सबको जोड़ दो, तो आपने बोल दिया 9 यूनिट, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको भी 4 से, तो 12 दिन में टोटल 36 यूनिट काम हो जाएगा, यानी उत्तर है 12 दिन। बहुत ही आसान। ए अकेले 11 दिन में, बी 20 दिन में, सी 55 दिनों में एक साड़ी पेंट कर सकता है, ठीक है, मतलब एक काम है जिसको वो कर सकता है, ओके। यदि कार्य के दौरान ए को हर विषम दिन यानी कि ऑड दिन बी और हर सम दिन यानी कि इवन दिन सी की सहायता मिलती है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होता है। तो आपने बोला देखिए, ए से करवा रहे हो सेम काम तो 11 दिन, बी से करा रहे हो तो 20 दिन, सी से करा रहे हो तो 55 दिन, यानी कि अगर मेरा टोटल 220 यूनिट काम है तो यहां पे इसकी एफिशिएंसी 20 है, इसकी एफिशिएंसी 11 है और इसकी एफिशिएंसी 4 है। तो जब भी ऑड दिन होगा, यानी कि मान लो ऑड दिन, पहले दिन ऑड है, एक फर्स्ट डे ऑड है, तो कौन काम करेगा, ए और बी काम करेंगे। ए और बी मतलब 31 यूनिट काम हो गया, और अगर इवन है तो ये करेगा 24, यानी कि आपने बोल दिया 2 दिन में 55 यूनिट काम हो रहा है। तो अगर मैं इसको भी 4 से कर दूं, इसको भी 4 से कर दूं, यानी कि 8 दिन में 220 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप आंसर मार्क कर सकते हैं। ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। यदि वह ए से शुरू करके बारी बारी से कार्य करते हैं, मतलब पहले ए आया फिर बी आया फिर ए आया फिर बी आया, तो कितने दिन में काम पूरे होगा।
तो वर्क या तो ए से करा लो, ए की एफिशिएंसी ए है 10 दिन में करा लो, या बी से करा लो और 12 दिन में। यानी कि अगर मैंने बोल दिया कि टोटल काम 60 यूनिट है तो ए की एफिशिएंसी 6 और बी की एफिशिएंसी 5, पहले ए से करा रहे हो फिर बी से, यानी आपने बोल दिया 2 दिन में 11 यूनिट काम हो रहा है, पहले ए आया फिर बी आया, 2 दिन में 11, तो 60 से कम पे चलते हैं। तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे कुछ को भी 5 से, यानी 10 दिन में 55 यूनिट काम हो गया। लेकिन जैसे ही 11वें दिन ए आएगा तो ए पूरे दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है। काम कितना बचा है? 5, 55 हो गया 60 में से 5, तो 5/6 डे और लगेगा, यानी कि 10 5/6 डे आंसर है ये आंसर। एक कार्य को पूरा करने में 800 रुपए का भुगतान किया जाना है, सी अकेले 24 दिनों में और बी अकेले 8 दिनों में कार्य कर सकता है। यानी अगर सी से कराओगे तो 24 दिन में काम हो जाएगा और बी से कराओगे तो 8 दिन में काम हो जाता है। ए की सहायता से, यानी अगर तीनों कर रहे हैं तो 3 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाता है। अगर ए बी सी तीनों से कराओगे तो 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो ए का उसका हिस्सा कितने रुपए में मिलेगा, मतलब कितने रुपए मिलेंगे ए को? तो आपने बोल दिया अगर टोटल वर्क मैं मान लेता हूं 24, तो सी की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 3 है और यहां पर आपकी तीनों की मिला के एफिशिएंसी 8 है। तो आपको पता चल गया सी की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 3 और ए की एफिशिएंसी 4 है। तो अगर समय कांस्टेंट है तो इसी तरीके से पैसे मिलेंगे। तो 4 3 7 और 8, यानी 8 यूनिट के 800 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तो पैसे किस हिसाब से मिलते हैं? जितना काम कर रहा है इंसान उस हिसाब से मिलते हैं। तो आपने बोल दिया ए को कितना हिस्सा मिलेगा, तो ए को 4 यूनिट मिलेंगे, यानी 400 रुपए मिलेंगे। राम का वार्षिक आय इतना है, 20% किराए पर दे देता है और बचे हुए शेष का 15% भोजन पर, उसके बाद शेष का 30% शिक्षा पर। यदि बाकी उसकी बचत है तो लगभग कितनी बचत है, अप्रोक्स पूछ रहा है। तो आपने बोला अगर 562400, इसमें 20% वो खर्च कर देता है तो बचा कितना? 80%, यानी 4/5 बच गया। अब बचे हुए में से 15% वो फूड पे खर्च कर देता है तो बचा कितना? 85%, तो 17/20 बच गया। अब बचे हुए में से 30% एजुकेशन पे खर्च कर देता है तो बचा कितना? 70%, तो 7/10। यानी जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आंसर क्या आएगा। सी आंसर चेक करिए, यही आ रहा है। सुजाता 276 रुपए में 9 सेब और 8 आम खरीदती है। जब एक सेब की कीमत 10% से घट जाती है और आम की कीमत समान रहती है तो 5 सेब और 10 आम की कीमत 210 हो जाती है। तो 4 सेब और 3 आम की मूल्य कीमत क्या है? 2 इक्वेशन बन रही है। आपने बोला 9 एप्पल, मान लो एक एप्पल ए का है तो 9A + 8M 276 रुपए का है। लेकिन यदि एप्पल 10% से कम हो जाता है, 10% कम का मतलब है 90% हो जाता है, तो उस केस में 5 एप्पल जिसका प्राइस है 0.9 और 10 मैंगो, अब ये 210 के हो गए। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये 4.5 ऑफ ए बी हो गया। तो मैं डबल कर देता हूं इसको, इससे क्या होगा कि ये भी 9A हो गया, 20M और 420, यानी एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 12M। और यहां पर अगर मैं 420 में से 276 हटा देता हूं तो आप बोल सकते हो कि यहां पर 144 आ गया। यानी एम मैंगो एक कितने का है? 12 रुपए का मैंगो है। ठीक है, अगर मान लो मैंने किसी में पुट कर दिया, जैसे मैंने पुट कर दिया यहां पर 12×96, तो एप्पल आ गया 20 रुपए का, क्योंकि 96 का मतलब है कि यहां पे 180 बच गया, 9 को 180 से डिवाइड करोगे 20 रुपए का एप्पल है। तो आपने बोला अगर 4 एप्पल यानी 80 रुपए के 4 एप्पल आएंगे और 3 12 36 रुपए के 3 मैंगो आएंगे, तो टोटल पूछा है 116 आंसर है। बहुत ही बेहतरीन। कर्मचारियों की संख्या घटने के कारण एक फैक्ट्री में उत्पादन 30% से घट गया। मूल्य उत्पादन पुनः प्राप्त करने के लिए कार्य के घंटे कितने प्रतिशत से बढ़ने चाहिए? आपने बोला कि जो मैन पावर है उसमें कमी आ गई तो प्रोडक्शन 30% से कम हो गया, तो जो वो काम करते हैं वर्किंग आवर्स कितने परसेंट से बढ़ाए? अगर कोई चीज 30% से घट जाती है, यानी कोई चीज 7/10 हो जाती है, आप चाहते हो कि वो चीज दोबारा से सेम हो जाए, 1 से 1 आ जाए, 1 से 1 आ जाए, तो इसको 10/7 करना पड़ेगा। यानी ये 10 पे 3 कम हो रही है तो ये 7 पे 3 बढ़ रही है, यानी 3 बढ़ रही है 7 पे, यानी आप बोलोगे 42.85% से बढ़ना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? 43 सबसे क्लोज है,
खत्म। सवाल है कि यदि एक्स वाई को बेचता है वॉशिंग मशीन 20% प्रॉफिट पर, वाई जेड को बेचता है 12% लॉस पर, और जेड इसको बेचता है टी को और 30% प्रॉफिट पर, तो जो जेड को प्रॉफिट है वो इतना फालतू आ रहा है एक्स के प्रॉफिट से। तो बताइए वाई कितने में खरीदता है वॉशिंग मशीन? देखिए जब इस तरीके का सवाल आता है तो आप पहले सोचा करिए कि जरूरी नहीं है कि 1 मिनट में हो जाए। रियलिटी बता रहा हूं मैं, सच बोलना बड़ा कठिन होता है, कुछ भी जुगाड़ करके मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आप चाहते हो कि पेपर में आप परफॉर्म करना तो पहले स्किप करना, लास्ट में करना इस तरीके का सवाल। अब देखो क्या है, मान लो 100 रुपए की चीज है, वाई पे 120 रुपए की आ गई, फिर ये 120 की 88/100 क्योंकि 12% का लॉस है, और जेड पे अगर ये पहुंच रही है तो आप बोल रहे हो ये 120 और 88/100 एक्स वाई जेड, अब जेड से टी पे जा रही है तो 30% का प्रॉफिट यानी कि 13 बटे ये इतने में बेच रहा है। तो अगर हम बोले कि जो जेड को प्रॉफिट हो रहा है तो इनके बीच का डिफरेंस, यानी जेड को प्रॉफिट हो रहा है 120 88/100, इसका 3/10, और एक्स को कितना डिफरेंस हो रहा है, एक्स को कितना प्रॉफिट हो रहा है 20 का, तो ये इतने यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 87.60, यानी कि आपने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, यानी आपने बोल दिया कि यहां पर 2000 है, ठीक है, नीचे 100 है, और यहां पर अगर आप करोगे इसको तो 12 36 8 और 11 से करोगे 8 6 48 हासिल 4 और 288, यानी कि यहां पर 8 6 और यहां पर 1 3168, यानी कि डिफरेंस आ गया 1168। और अगर हम देखें जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 8760, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये लगभग कितना है, इसका 7.5 गुना है। 8 से तो होगा नहीं ज्यादा चला जाएगा, 7.5 गुना है। यानी कि अगर मेरे से पूछा है कि वाई कितने में खरीदता है, तो अगर 120 की चीज वाई खरीदता है तो 120 को 7.5 कर दो, यानी 15/2, यानी कि 15 6 90 900 रुपए। बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड तरीका बताया है। पेट्रोल का प्राइस 52% से बढ़ा दिया जाता है, तो कंजप्शन यानी खपत को कितने परसेंट कम करें ताकि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 14% से बढ़ जाए। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जितना उसका प्राइस है और जितनी कंजप्शन है वो 14% से बढ़ने का मतलब ये 114% हो गया। 52% से बढ़ने का मतलब है ये 152, तो कंजप्शन यहां से निकाल सकते हो, इससे काट दिया, ये 57 हो गया, ये 76 हो गया, 19 से काट दो 3 और 4, यानी कंजप्शन 3/4 हो गया, यानी कि देयरफॉर 1/4 की कमी करनी पड़ेगी, यानी 25% से कंजप्शन यानी कि खपत को कम करना पड़ेगा। रमन की आय 45,000 है, वह अपनी आय का 12.5% बचाता है, यानी कि आप 12.5% का मतलब यह है कि 7 खर्च करता है और 1 बचाता है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। और इसने बोला इनकम 18% से बढ़ती है और एक्सपेंडिचर 20। देखो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो अगर ये एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है किसी चीज से, सेविंग भी बढ़ रही है किसी चीज से, तो इनकम भी बढ़ जाएगी। तो इनकम कितने से बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है आपकी 18 से, एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ रहा है 20 से, यानी कि आपने बोल दिया इस एक की वैल्यू 2% है, तो 7 की वैल्यू 14% है, यानी ये घटता जा रहा है, यानी कि यहां पे 4%, यानी कि सेविंग 4% से बढ़ रही है। सेविंग है कितनी, 45,000 का 1/8 है, और इसका 4% है। 4% मतलब आप बोल रहे हो कि 4/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि यहां पर कितना आ गया, 2 काट दो 225 रुपए। 2 पाइप है एक्स और वाई, एक 21 घंटे में एक 24 घंटे में भर देता है। पाइप को दोनों को एक साथ चालू करते हैं, लेकिन यह पाया गया कि लीकेज थी उसमें, जिसकी वजह से 48 मिनट ज्यादा समय लग गया भरने में। तो अगर पूरा सिस्टम भरा हुआ है तो लीकेज अकेला कितनी देर में उसे खाली करेगा, यानी कि लीकेज की एफिशिएंसी निकालनी है। आपने बोला x 21 में काम कर रहा है और y 24 में, ऐसे समझ लो। तो आपने बोल दिया इसका मतलब अगर यहां पे अगर मैं कर देता हूं 7 तिया लिखा हुआ है और यहां पे 8 तिया लिखा हुआ है, यानी कि 56 × 3 168, तो यहां पर आपका 8 आ गया और यहां पर आपका 7 आ गया। यहां से आपको आइडिया लग रहा होगा कि या तो 168 आंसर आएगा या इसका फैक्टर आंसर आएगा। तो 168 इसका फैक्टर तो है नहीं, तो 168 मार्क कर सकते हो, बट पूरा बताता हूं मैं आपको कि अगर 168 है
तो आपके हिसाब से समय कितना लगना चाहिए था? 168 बटे दोनों मिलके 15, इतना समय लगना चाहिए था। बट समय लगा कितना? 48 मिनट फालतू। तो 48 मिनट फालतू का मतलब है 48 बटे 60, यानी आपने बोल दिया यहाँ पे 4 बटे 5, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई 180 बाय 15, यानी कि आप बोल रहे हो 12 मिनट का समय लग गया। यानी कि अगर मेरे को तीनों की टोटल एफिशिएंसी निकालनी है तो वो कितनी आएगी? 168 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि लीकेज की भी आ जाएगी इसमें। तो आप बोल रहे हो यहां पर आपका आ गया 14। हमारे हिसाब से इन दोनों की एफिशिएंसी 15 है, लीकेज की मिला के 14 है, यानी लीकेज की एफिशिएंसी 1 है। तो देयरफॉर जो टाइम है वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, लीकेज की एफिशिएंसी 1 है, वर्क 168 है, 168 आंसर है। क्या आप कर पाए थे? एक टंकी से जुड़े 4 पाइप हैं, 2 पाइप टंकी को भरने के लिए और 2 पाइप टंकी से पानी निकालने के लिए। पहले 2 पाइप 40 सेकंड और 80 सेकंड में टंकी भर सकते हैं, बाकी लास्ट के 2 पाइप 80 सेकंड और 160 सेकंड में खाली कर सकते हैं। यदि चारों पाइपों को एक साथ खोला जाता है कितना समय लगेगा? तुरंत कर सकते हो। आपने बोला जी ये 40 सेकंड में, ये 80 सेकंड में, ये 80 सेकंड में और ये 160, ये खाली करने वाले हैं। टोटल 160 यूनिट मान लो वर्क, तो इसको 4 यूनिट हर, आप बोल सकते हो कि 160 वर्क माना तो हर सेकंड में 4 भर रहे हैं। अगर आप यहां पे बोल रहे हो तो यहां पर 2 है, लेकिन अगर यहां कर रहे हैं तो -2 है और यहां पे कर रहे हैं तो -1, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? आपने बोल दिया 3 आ गई। तो वर्क कितना है? 160। 3 कैसे आ गई? इन सबको जोड़ दो, 2 से 2 कट गया, 4 में से 1 चला गया 3, तो आंसर आ गया 53.33। सॉल्व के ए और बी ने एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट किया, एक इधर से चल रहा है, एक इधर से। यहां पे मिले, मान लो मिलने के बाद एक को इतना समय लगा, एक को इतना समय लगा, तो जो S1 और S2 होता है वो रूट T1 T2 होता है। ये आपको पता है, नहीं पता तो अब आप जान गए कि एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसने बोला कि यदि मिलने के बाद ए को इतना समय लग रहा है, तो मान लो यहां पर आपने बोल दिया कि इसको समय लग रहा है 5.4 और बी को कितना समय लग रहा है? पी आपको नहीं पता। ठीक है, यानी ये ए है, ये बी है मान लो, तो बी की स्पीड कितनी है? वो 30% ज्यादा है ए से। तो 30% ज्यादा मतलब आप ऐसे मान लीजिए, अगर S1 की स्पीड 50% ज्यादा, तो मतलब अगर एक 2 है तो एक 3 है, तो अगर ये 2 है तो ये 3 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 4/9 और यहां पर कितना आ गया? P और ये 5.4, तो यहां पर आपका आ गया 0.6, यानी P की वैल्यू हो गई 2.4। सॉल्व। ट्रेन ए है जो M से निकलती है 6 बजे और N पे पहुंच जाती है 2 बजे, ठीक है, सेम डे। और ट्रेन बी है जो N से निकलती है और 8 बजे सुबह निकलती है और M पे पहुंच जाती है 3 बजे। तो ये कितने बजे मिलेंगे? देखो M की बात करें तो 6 बजे निकल के और 2 बजे पहुंचना, मतलब M को 8 घंटे लगते हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये 8 बजे निकलती है और 3 बजे पहुंचती है, तो आपने बोला अगर 8 बजे निकलती है और 3 बजे पहुंचती है तो इसको 7 घंटे लगते हैं। ठीक है, यानी अगर टोटल बोल दूं तो मान लीजिए आप डिस्टेंस मान लो 56, तो ये हर घंटे में 7 किलोमीटर चलती है, ये हर घंटे में 8। अब आप बोलोगे कंसेप्ट तब लगेगा जब दोनों सेम टाइम पे चले, ये 8 बजे और ये भी 8 बजे, तो जो M है वो 2 घंटे अकेले चलेगी, उसके बाद रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाएंगे। तो अगर 56 में से 7 और 7 14 चले गए तो 42 आ गया। तो यानी कि ये जो 42 है अब ये एक साथ कवर कर रही है, तो आपको पता चल गया कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड है तो रिलेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब S1 प्लस S2, तो डिस्टेंस है 42, S1 प्लस S2 कितना हो गया? आपने बोल दिया 7 और 8 15, क्योंकि हमारे हिसाब से हर घंटे में 7 चलती है तो स्पीड 7 की हो गई, हमारे हिसाब से हर घंटे में 8 चलती है तो 8 की हो गई। यानी कि 8 बजे के बाद इतना समय और लगेगा, तो ये कितना है? 15 दूनी और 12/15 इंटू 60 मिनट्स में कर दो 4, यानी 2 घंटे 48 मिनट और लगेंगे। तो 8 बजे के बाद 2 घंटे 48 मिनट मतलब 10:48 पे ये लोग मिलेंगे। 2 ट्रेन एक ही समय पर स्टेशन ए और बी से क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की तरफ चलती हैं। जब वे मिलती हैं तब जो तेज वाली ट्रेन है वो 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती होती है धीरे वाली से। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, आप एक बार बताइए, अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो यदि टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस की हो गई। यानी अगर स्पीड का रेशियो 60 और 40 है तो इसको मैं 3 और 2 भी कह सकता हूं, ये स्पीड का भी रेशियो है, ये डिस्टेंस का भी रेशियो है।
यानी कि तेज वाली 3 चलेगी तो धीरे वाली 2 चलेगी, तो इनके बीच की दूरी 1 है, 3 और 2 का मतलब 1। तो इस 1 की वैल्यू कितनी है 60, तो टोटल 5 चलेंगे, 3 ये चली 2 इधर से ये चली, तो 3 ये चली 2 इधर से चली, तो टोटल डिस्टेंस 3 और 2 5 का। तो अगर 1 की वैल्यू 60 है तो 5 की वैल्यू 300। ए आंसर। ट्रेन ए जो 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 21 सेकंड लगते हैं ट्रेन बी को क्रॉस करने में जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, और ट्रेन बी की जो लेंथ है वो 2.5 गुना ज्यादा है ट्रेन ए से। तो यदि ट्रेन बी की लेंथ निकाल दी तो उसके बाद वो पूछ रहा है कि ट्रेन बी अगर किसी ब्रिज को क्रॉस करती है 76 सेकंड में तो ब्रिज की लेंथ निकालिए। 2 स्टेप में प्रोसेस है। आपने बोला हमें सिंपल फॉर्मूला पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों की स्पीड अपोजिट से आ रही है तो जुड़ जाएगी। 63 और 45 यानी 108 किलोमीटर पर आवर को मैं 5/18 मीटर पर सेकंड में कर रहा हूं, तो ये आ गया स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे। स्पीड डिस्टेंस कितनी है, एक दूसरे की लेंथ है, एक पहले की लेंथ है, एक दूसरे की लेंथ है, कुछ नहीं पता आपको, लेकिन समय पता है। समय कितना है 21, तो आपने बोल दिया यहां पे कितना आ गया 6 और 6 पंजे 30 और यहां पर 630, यानी अगर दोनों की लेंथ 630 है और ये बोल रहा है कि जो लेंथ ऑफ ट्रेन बी है ना वो लेंथ ऑफ ट्रेन ए से 2.5 गुना है, यानी कि अगर ये 10 है तो ये 25 है, 2.5 गुना, तो ये 2 ये 5, यानी आपको पता चल गया टोटल 7 यूनिट की वैल्यू इतनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 90, यानी लेंथ ऑफ बी 450 हो गई, और अगर ए की पूछी होती तो 180 होती। लेकिन आपसे बी की बात करिए कि बी यदि किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो आपने बोला अब स्पीड, ब्रिज की तो स्पीड क्या होती है कांस्टेंट, तो फिर से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ब्रिज की जो स्पीड है वो 0 है, लेंथ ऑफ बी ट्रेन 450 है, तो आपने बोला कि अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाता हूं तो स्पीड कितनी है 45 है बी की, तो 45 5/18, लेंथ ऑफ बी 450 और ब्रिज की मान लो आंसर है। तो इन्हें कितना टाइम लग रहा है, इसको लग रहा है आपका 76 सेकेंड। तो आपने बोल दिया यहां पे कितना निकलेगा, आप यहां पे 2 कर दो और यहां पर आप कर दो 5, ठीक है, और यहां पे आप कर दो 38, तो 3800 और इसको अगर मैं 4 से डिवाइड 25 से कर रहा हूं, 4 नीम 36 और 5 5.5 950, तो आपको पता चल गया 950 में से 450 घटा दो, यानी कि 500 मीटर का ब्रिज था। मैंने आराम आराम से दोनों स्टेप में बताया। एक आदमी 50 दर्जन बनाना खरीदता है किसी निश्चित प्राइस पे और उसमें से 5 दर्जन तो खराब हो जाते हैं तो वो बेच नहीं पाता, और 2/3 बढ़िया में से यानी 50 में से 5 दर्जन खराब हो गए और बचे हुए में से 2/3 जो है यानी कि 30 जो है 2/3 कर लिया, इसको वो बेच रहा है 20% प्रॉफिट पर, और बचे हुए 15 जो है यानी कि 1/3 15 दर्जन इसको वो 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो आप बताइए कि टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। हमने बोला ये जो 5 है इस पे 100% का लॉस है। अब वेटेड एवरेज लगाइए, तो आपने बोला यहां पर कितना है 30 इंटू 20 600, 15 इंटू 5 75 और 5 इंटू 100 500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50, यानी कि आ गया 175 डिवाइडेड बाय 50, 5 से काट दो 3 35, यानी 3.5% का प्रॉफिट है, लाभ। रजनी ने इतने रुपए बोरो किए 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली, और शी रीपेड द एंटायर अमाउंट विद द इंटरेस्ट इन 2 इंस्टॉलमेंट, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। इंस्टॉलमेंट इस तरीके से दी जाती है कि पहले साल के अंत में और दूसरे साल के अंत में दी जाती है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी देते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि हर एक इंस्टॉलमेंट की क्या वैल्यू है यदि जो इंटरेस्ट है वो ना वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगता है। आपने बोला 10% का मतलब है कोई चीज 1/10 है, तो 10 से कोई चीज 11 और 100 से कोई चीज 121, लेकिन बराबर होनी चाहिए, तो इसको 11 से और इसको 1 से, यानी 110 और यहां पर 100, तो 121 121, यानी इंस्टॉलमेंट 121 की आएगी। तो यदि हम टोटल बोले तो 210 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 11550, तो इससे काट दो, यानी 1 की वैल्यू कितनी आएगी 21 से काटोगे 5 55, तो आपसे 121 की वैल्यू पूछिए, 121 की वैल्यू 55 इंटू 121, तो 12 पंजे 60, इससे कम ज्यादा ही आएगी, यानी कि अप्रॉक्स निकाल दिया 6655। 12 पंजे 60, 6000 से तो फालतू ही आ रही है और इतनी भी नहीं आ रही कि 7000 तक पहुंच जाए। तुरंत आंसर
एक बैंक है वो 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देता है। एक ग्राहक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3600 रुपए जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कुल कितने रुपए मिलेंगे? आप ऐसे देखिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो हर 6 महीने बाद लग रहा है। आपने बोला अगर 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, वो दे रखा है 7.5, तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.5 का आधा। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब 3600 रुपए एक तो 1 जनवरी को जमा करा है, उस पर 6 महीने का 2 बार ब्याज मिलेगा, और कंपाउंडेड इंटरेस्ट है तो 6 महीने का 2 बार मिला, और जो 1 जुलाई को कराया उसको सिर्फ 1 बार मिला। तो आपने तुरंत बोल दिया कि देखिए बात ऐसी है कि अगर मैं इसको बोल रहा हूं जुलाई वाले को केवल 7.5/2 मिलेगा, लेकिन जनवरी वाले को 7.5/2 सक्सेसिव लगा दो, 7.5/2 और 7.5/2 इंटू 7.5/2 डिवाइडेड बाय 100 इतना परसेंट मिलेगा। तो आपने बोल दिया इसका मतलब क्या है, 7.5/2 के तो 3 है, परसेंटेज में निकाल रहा हूं मैं, ऐसे आपने बोल दिया 7.5/2 के 3 है मेरे पास, तो 3 × 5 = 15 और 22/2 यानी कि आपने बोल दिया 11.25 इतना परसेंट हो गया। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं इस पोर्शन, क्योंकि ये 3 कैलकुलेट हो गए, इतना परसेंट ब्याज तो मिलेगा। अब इसको देख लो, तो 7.5 यानी आपने बोल दिया 15 4, और इसको भी 15/2 लिखोगे तो फिर से 2 15 4 और नीचे 100 है, यानी कि 225/1600 अप्रॉक्स कितना आएगा? आप बोलोगे 0.15। अब इसको अगर मैं जोड़ देता हूं लगभग 11.4% का ब्याज मिलेगा, तो 11.4% 3600 पे अगर निकाल रहे हैं हम, यानी 11.4% 3600 का अगर आप निकाल रहे हो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अगर मैं इसको निकालता हूं 36 चौक 144, तो यहां पर आपका आ गया ऊपर अगर हमने निकाल दिया तो 14, 36 से कम 36 तो 0, और यहां पे 5 36 410 के आसपास कोई ऑप्शन है, ये रहा बी। काफी कैलकुलेटिव सवाल है। देखिए बार बार पूछते हैं ये वाला सवाल। आपने बोला अगर 28,700 का एक ऋण है जो 2 वर्ष में देय है, उसको 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर चुकाने के लिए हर वर्ष समान कितनी राशि का भुगतान होना चाहिए? 5% का मतलब कितना है? आपने बोल दिया कि अगर मेरा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1/20, ठीक है, 5% का मतलब है 1/20, तो आपने बोल दिया 20 पे 21 चली गई, 400 पे 441 की किस्त चली गई, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 420 400 और यहाँ पे 441 ठीक है। आपने बोला ठीक है। अब यदि टोटल देखें 820, तो 820 की रियल वैल्यू कितनी दे रखी है? 28700। 441 की वैल्यू चाहिए, तो 441 इंटू 28700 और 820, 0 से 0 काट दो, तो यहां पे 2 से कर दो, और यहां पर 41 से काट रहा हूं, और यहां पर 41 7 70 आ गया, तो आप इसको ये भी कह सकते हो ये 35, यानी कि 441 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 से कम 35 3 144 43 14 35 और 154, तो 15435 ये वाला आंसर है। वीडियो को यहीं पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो, अपने आसपास भी पूछ के देखो क्या वो कर पाते हैं, कोई कर पाता है। ग्रुप डी में इस तरीके का सवाल पूछा गया है, देखो कितना मुश्किल सवाल है। वो बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम 4 साल के लिए, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। आपने बोला सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का 8 के परसेंट के हिसाब से 32%, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये तो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा, बट ऑप्शन अगर देखें तो थोड़े थोड़े दूर है, तो हम ये कह सकते हैं कि 8% के हिसाब से 2 साल का 16.64% और 16.64%, यानी इसका सक्सेसिव लगा लेते हैं, तो ये आ गया आपका सीआई निकाल रहा हूं 16.64% और 16.64% प्लस 16.64 इंटू 16.64 डिवाइडेड बाय 100, तो आपने बोल दिया ये कितना हो गया, यानी कि इसको कर रहे हो तो सीधा सीधा 8 और 2 और 6 दूनी 12 3, यानी कि 33.28%। अब अगर 33.28% है, इसको देखो आप बोल रहे हो 2.56 होता, अगर मैं देख रहा हूं तो लगभग अगर हम देखें लगभग
तो ये बल्कि इससे ज्यादा ही है, तो यानी कि 2.56%, यानी अगर मैं कर रहा हूं तो लगभग 36% के आसपास हो गया अप्रॉक्स, क्योंकि बढ़ेगा, तो ये 36% के आसपास हो गया। यानी अगर इसका डिफरेंस देखें तो 4% है। इस 4% की वैल्यू 20 रुपए दे रखी है, तो अगर 4% की वैल्यू 20 रुपए है तो 100% की वैल्यू 500, लेकिन ये अप्रॉक्स है, तो 500 के आसपास सी ऑप्शन है। वैसे ये सवाल अगर क्लोज ऑप्शन हो गए तो नहीं कर पाओगे। 11, 14, 31 और 38 में क्या जोड़े ताकि ये प्रोपोर्शन में आ जाए? तो आपने बोला रेशियो शिफ्टिंग बाय अभाज्यनी, अगर सर्च कर लेना, अगर नहीं आती तो क्या होता है तरीका कि हमने अगर यहां पे देखा तो 20 से बढ़ गया, यहां पे देखा तो 24 से बढ़ गया, यानी कि 5 और 6 का, यहां पे 3 का डिफरेंस है, यहां पर 1 का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस बनाने के लिए इसको 15 कर दो और इसको आप 18 कर दो, यानी कि 11 में 4 जोड़ू या 14 में 4 जोड़ू, 4 ही आएगा, यानी x की वैल्यू 4 है। तो अब आपको बोल रहा है कि 3x यानी कि 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय y बराबर 8 चौक 32 27, यानी कि y स्क्वायर की वैल्यू है वो है 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 9, तो y की वैल्यू निकालोगे तो एक 3 हो गया, एक और 3 हो गया और 2 हो गया, यानी कि y की वैल्यू हो गई, रूट ले लिया मैंने इसलिए कह रहा हूं 18। अच्छा क्वेश्चन है। 36 संख्याओं का औसत 42 पाया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 47 को गलत पढ़ के 41 लिख दिया था, तो दिए गए संख्याओं की सही औसत क्या होगी? आप देखिए, हमें पता है हमेशा एवरेज में एवरेज जुड़ता है या घटता है। मेरी एवरेज 42 थी, लेकिन जो 47 था 47 था उसको 41 पढ़ लिया था, यानी सम में कितने की कमी है? एवरेज क्या होता है? सम अपॉन एन, तो सम में कितने की कमी थी? आपने बोल दिया जी 6 की, तो 6 जोड़ दो, और कितने नंबर थे? 36, यानी कि जो आंसर आएगा 42.166, यानी कि ये वाला आंसर है। जब किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 16 होता है। यदि उसको 2 गुना कर दिया, यानी कि शेषफल भी 2 गुना हो गया 32, लेकिन उस केस में 3 रिमाइंडर है, यानी कि जो बचा हुआ नंबर है 29, वही मेरा भाजक है। आरआरबी ग्रुप डी के जो 50 सवाल आपको दिए हैं उसका आखिरी सवाल है ये, टॉप 50 में। इसकी रील मैंने दी है आपको, आप इसको देख सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। इन 50 में से 5-7 सवाल आपके पेपर में जरूर आएंगे, तो आप रिवाइज करिए। वैसे तो सारे पैटर्न इंपॉर्टेंट है, 50 के 50 पैटर्न इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि 4 प्राइम नंबर है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में ले लो, पहले 3 का प्रोडक्ट दे रखा है, आखिरी 2 का सम दे रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 प्राइम नंबर, पहले 3 का प्रोडक्ट ये 1771 है, तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर सबसे छोटा मिलेगा वो मुझे 7 मिल जाएगा, 7 से काट दो 253 हो गया, फिर ये सीधा 11 से जा रहा है तो फिर 23, यानी कि ये 7, 11 और 23 का प्रोडक्ट है, तो शुरू के 3 नंबर ये मिल गए। अब 23 में क्या जोड़ेंगे 82 आ जाए, यानी कि चौथा नंबर है 59। अब आखिरी 2 नंबर का प्रोडक्ट पूछा है, तो 59 इंटू 23, यानी आपने बोला 23 निम्न 207, 7 हासिल आई 20 और 23 135, 1357, तुरंत आंसर आएगा। धन्यवाद।